Hello friends, welcome to Bindu Dadwal Chemistry Lessons. Our topic for today is Gibbs energy and Gibbs energy change and spontaneity. पिछले वीडियो में हमने क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी में हमने एंथैल्पी और एंट्रोपी चेंज की बात की थी और हमने पढ़ा था कि अगर एंथैल्पी चेंज डिक्रीज होती है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है और इसी तरह अगर एंट्रोपी इंक्रीज करती है या डिसऑर्डर इंक्रीज करता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। लेकिन आप देखेंगे कि ज्यादातर केमिकल रिएक्शंस में दोनों एंथैल्पी चेंज और एंट्रोपी चेंज हो रहे होते हैं। तो अकेले एंथैल्पी चेंज या अकेले एंट्रोपी चेंज के बेसिस पे आप स्पॉन्टेनिटी को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो हमें एक ऐसे क्राइटेरिया की जरूरत है जो दोनों चीजों को कंसिडर करे और स्पॉन्टेनिटी को प्रिडिक्ट करे। तो ये जो नया फंक्शन हम स्पॉन्टेनिटी को प्रिडिक्ट करने के लिए यूज करते हैं इसको हम कहते हैं गिब्स एनर्जी और गिब्स फंक्शन। तो गिब्स एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू अ सिस्टम ड्यूरिंग अ प्रोसेस दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। इन अदर वर्ड्स, गिब्स एनर्जी एक ऐसी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है जो हमें बताती है कि हम कितना यूजफुल वर्क कर सकते हैं। इट्स अ मेजर ऑफ कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम टू डू यूजफुल वर्क। इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं और जी कैन बी इक्वल टू H minus Ts, where H is the enthalpy of system, S is its entropy and T is the absolute temperature. Gibbs energy is also called Gibbs function. It is an extensive property, means it depends upon the amount of matter, and it is a state function, means that it depends upon the initial and final states and not on the path by which change is brought about. अब हमें पता है कि enthalpy change H is equal to U plus PV, तो G is equal to H minus Ts को हम G is equal to H की जगह U plus PV लगा सकते हैं। तो G is equal to U plus PV minus Ts। गिब्स एनर्जी चेंज, अब ये तो था फ्री एनर्जी, लेकिन चेंज क्योंकि हम एब्सोल्यूट वैल्यू तो नहीं डिटरमिन कर सकते, चेंज डिटरमिन कर सकते हैं। तो चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम may be expressed as delta G of system, which will be delta H of system, that is change of system minus change in Ts product, and we can also say delta G of system is equal to delta H of system minus T delta S of system minus S delta T। चेंज को अगर हम दोनों T और S पे अप्लाई करते हैं, लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर पे डेल्टा टी जीरो हो जाएगा तो एस डेल्टा टी भी जीरो हो जाएगा और इक्वेशन विल बी रिड्यूस टू डेल्टा जी सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम, या सिंपली डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और चेंज इन फ्री एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी माइनस टी इंटू चेंज इन एंट्रोपी। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। इसको हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन कहते हैं। इस इक्वेशन की मदद से हम किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इस इक्वेशन में दोनों फैक्टर्स, एंथैल्पी फैक्टर और एंट्रोपी फैक्टर दोनों ही है, और यूनिट्स ऑफ फ्री एनर्जी चेंज विल बी, क्योंकि डेल्टा एच और टी डेल्टा एस दोनों ही एनर्जी टर्म्स हैं इसलिए इसकी भी यूनिट्स एनर्जी में जूल्स पर मोल होंगे। गिब्स एनर्जी चेंज फॉर प्रिडिक्टिंग फीजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन। हमने पहले ही स्टडी किया है कि किसी भी रिएक्शन में जो स्पॉन्टेनिटी है वो डेल्टा एस टोटल अगर पॉजिटिव हो तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। डेल्टा एस टोटल क्या होता है? टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग। तो अगर सिस्टम अपने सराउंडिंग्स के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब है कि दोनों का टेम्परेचर सिस्टम और सराउंडिंग्स का सेम है। तो इंक्रीज इन एंथैल्पी ऑफ द सराउंडिंग्स जो है, सराउंडिंग्स में कितनी एंथैल्पी होती है वो दैट विल बी इक्वल टू सिस्टम की एंथैल्पी में कितनी डिक्रीज होती है, क्योंकि जो भी डिक्रीज सिस्टम से होगी वो सराउंडिंग्स में इंक्रीज होगी, वो सराउंडिंग्स को जाएगी। तो क्योंकि रिएक्शन को हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे और प्रेशर पे कर रहे हैं तो हीट इवॉल्व्ड जो है एट कांस्टेंट प्रेशर को हम
QP कहते हैं, डेल्टा H कहते हैं, तो हीट फॉर सिस्टम विल बी डेल्टा H फॉर सिस्टम। और अगर हम रिएक्शन को कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे कंडक्ट करें तो इस हीट को हम Q एट कांस्टेंट प्रेशर, QP फॉर सराउंडिंग्स, इट विल बी इक्वल टू माइनस QP फॉर सिस्टम, क्योंकि QP ने जो हीट दी है वही सराउंडिंग्स को मिली है। तो QP में अगर माइनस साइन है तो सराउंडिंग्स में प्लस साइन होगा, तो दैट मीन्स QP फॉर सराउंडिंग्स विल बी माइनस डेल्टा H फॉर सिस्टम। In delta H and QP, you know, they are same things, heat absorbed, heat given out at constant pressure. अब माइनस साइन बिफोर QP का मतलब है कि हीट इज गिवन बाय द सिस्टम टू द सराउंडिंग। तो एंट्रोपी चेंज सराउंडिंग्स के लिए हो जाएगी प्लस QP सराउंडिंग्स अपॉन T या माइनस डेल्टा H सिस्टम अपॉन T। अब हमने बोला था डेल्टा S टोटल इज इक्वल टू डेल्टा S सिस्टम प्लस डेल्टा S सराउंडिंग्स, और डेल्टा S सराउंडिंग्स हमने लिया है माइनस डेल्टा H सिस्टम अपॉन T। तो दोनों साइड्स को अगर हम T से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ आएगा T डेल्टा S टोटल इज इक्वल टू T डेल्टा S सिस्टम प्लस T इंटू माइनस डेल्टा H सिस्टम अपॉन T। T और T कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा T डेल्टा S टोटल इज इक्वल टू T डेल्टा S सिस्टम माइनस डेल्टा H सिस्टम। हमारे पास आएगा माइनस T डेल्टा S टोटल इज इक्वल टू प्लस डेल्टा H सिस्टम माइनस T डेल्टा S सिस्टम। लेकिन डेल्टा H सिस्टम माइनस T डेल्टा S सिस्टम क्या होता है? डेल्टा G। तो हमारे पास आ गया डेल्टा G इक्वल टू माइनस T डेल्टा S। लेकिन हमें पता है कि एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होती है, तो माइनस साइन जो है यहाँ नहीं होना चाहिए, इसको इधर ले जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि फॉर स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंजेस डेल्टा S पॉजिटिव होती है और डेल्टा G नेगेटिव होती है। तो ये हमारा क्राइटेरिया आ गया कि अगर डेल्टा G नेगेटिव होगी तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। इन अदर वर्ड्स, रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को नोट करने के लिए या तो डेल्टा G नेगेटिव हो या T डेल्टा S पॉजिटिव हो। अब T डेल्टा S सिस्टम का है, इन दोनों टर्म्स में से डेल्टा G वाली टर्म ज्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ सिस्टम को देखना होता है, जबकि टोटल T डेल्टा S को देखने के लिए हमें सिस्टम और सराउंडिंग्स दोनों को कंसिडर करना पड़ता है। तो यूज ऑफ गिब्स एनर्जी चेंज हैज द एडवांटेज बिकॉज it refers to system only, whereas in considering entropy criteria we have to consider the system as well as the surroundings. Now predicting spontaneity of a process in terms of delta G, so Gibbs energy change provides the overall criteria for feasibility of a chemical reaction, and it gives the balance of two tendencies, change in enthalpy and T delta S. तो ये हमारा enthalpy वाला criteria है, ये हमारा entropy वाला criteria है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक भी हो, यानी डेल्टा H वाला फैक्टर जो है वो पॉजिटिव हो और रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को सपोर्ट नहीं भी कर रहा है, तो भी T डेल्टा S की वैल्यू से रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी का पता लगाया जा सकता है। ड्राइविंग फोर्स T डेल्टा S से भी ऑब्टेन की जा सकती है, एंट्रोपी वाले क्राइटेरिया से भी पता की जा सकती है। तो ओनली दोज प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस और फीजिबल जिसमें डेल्टा G में डिक्रीज होती है, यानी डेल्टा G नेगेटिव होता है। तो डेल्टा H और T डेल्टा S को कैलकुलेट करके हम डेल्टा G पता लगा सकते हैं और वहां से प्रिडिक्ट कर सकते हैं रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जब दोनों एनर्जी और एंट्रोपी फैक्टर जो है फेवरेबल होंगे, यानी एनर्जी नेगेटिव होगी और एंट्रोपी पॉजिटिव होगी, तो माइनस का साइन बीच में है तो माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, और माइनस माइनस होता है, यानी डेल्टा G नेगेटिव है, इसका मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। अगर दोनों ही फैक्टर्स एंथैल्पी और एंट्रोपी डिसफेवर कर रहे हैं तब तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन अगर दोनों फैक्टर्स में से एक फेवर कर रहा है और दूसरा डिसफेवर कर रहा है, तो जो बड़ा फैक्टर है, अगर डिसफेवर वाला बड़ा फैक्टर है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, अगर फेवर वाला बड़ा प्रोसेस है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। इन शॉर्ट, अगर डेल्टा G नेगेटिव होता है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, अगर डेल्टा G 0 है तो प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है, और अगर डेल्टा G पॉजिटिव है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नॉन स्पॉन्टेनियस है, रिवर्स डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस हो सकता है। और
निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस कराना है तो डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। तो वंस अगेन इस चीज को रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस करने के लिए डेल्टा जी नेगेटिव कैसे आ सकता है? डेल्टा एच नेगेटिव है और टी डेल्टा एस जो है वो पॉजिटिव है, तब ये कोई भी मैग्नीट्यूड हो दोनों टेंडेंसीज का, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। अगर डेल्टा एच फेवर कर रहा है, ये अनफेवरेबल है, तो फेवरेबल वाला फैक्टर बड़ा होना चाहिए, डेल्टा एच शुड बी ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। अगर ये अनफेवरेबल है, ये फेवरेबल है, तो टी डेल्टा एस जो है वो डेल्टा एच से बड़ा होना चाहिए, तब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द फीजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस, यहाँ इस इक्वेशन में, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन में आप देखिए कि एंथैल्पी चेंज जो है वो टेम्परेचर से ज्यादा वेरी नहीं करती है, लेकिन टी डेल्टा एस की वैल्यू तब ज्यादा हो जाएगी जब टी की वैल्यू ज्यादा है हायर टेम्परेचर पे, क्योंकि हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और अदरवाइज भी हायर टेम्परेचर पे एंट्रोपी भी ज्यादा होती है। तो अगर ये टेम्परेचर के हाई होने से ये फैक्टर बड़ा हो रहा है, तो जी भी डेफिनेटली टेम्परेचर के साथ इन्फ्लुएंस होगी। इसको हम दो कैटेगरीज के अंडर स्टडी कर सकते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमारा डेल्टा एच हमेशा नेगेटिव होता है, अब टी डेल्टा एस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। अगर टी डेल्टा एस पॉजिटिव है यानी फेवरेबल है, तो दोनों ही फैक्टर्स फेवरेबल है, तो डेल्टा जी की सिर्फ नेगेटिव वैल्यू होगी और प्रोसेस सभी टेम्परेचर्स पे स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन अगर टी डेल्टा एस नेगेटिव है यानी अनफेवरेबल है, तो डेल्टा जी तभी नेगेटिव होगा जब डेल्टा एच वाला फैक्टर बड़ा होगा, और डेल्टा एच का फैक्टर तब बड़ा हो सकता है अगर टी छोटा हो, तो यानी लोअर टेम्परेचर पे ये रिएक्शन जो है ये स्पॉन्टेनियस होगा, और हाई टेम्परेचर पे टी डेल्टा एस बड़ा होके डेल्टा एच के फैक्टर को कम कर सकता है और डेल्टा जी को पॉजिटिव बना सकता है, तो हायर टेम्परेचर पे रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो सकता है। तो सारे एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस जो है दे आर फेवर्ड बाय डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर। इस तरह के रिएक्शंस जो कि एंथैल्पी पे डिपेंड करते हैं आर कॉल्ड एंथैल्पी ड्रिवन, क्योंकि इनके लिए एंट्रोपी अनफेवरेबल है। सेकेंड है फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस में डेल्टा एच पॉजिटिव होता है और हमेशा ही स्पॉन्टेनिटी को अपोज कर रहा होता है। तो इस फैक्टर में अगर टी डेल्टा एच नेगेटिव हो और अपोज कर रहा हो, तो दोनों ही फैक्टर अपोज कर रहे हैं, डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा, रिएक्शन हमेशा ही नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन अगर टी डेल्टा एस पॉजिटिव है, फेवरेबल है, तो हमारा डेल्टा जी नेगेटिव तब होगा अगर टी डेल्टा एस वाला एच से बड़ा होगा। तो ये तब हो सकता है अगर टी हायर टेम्परेचर वाला हो, हायर टेम्परेचर पे ये बड़ा हो जाता है। तो लोअर टेम्परेचर पे टी डेल्टा एस छोटा होता है, तो डेल्टा एच जो है, जो पहले ही पॉजिटिव है, वो डेल्टा जी को पॉजिटिव कर देगा और रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन विच इज नॉन स्पॉन्टेनियस at low temperature may become spontaneous at high temperature because of T delta S factor getting bigger than delta H factor. Gibbs energy change and non-mechanical work. अब free energy change से ना सिर्फ spontaneity का पता लगता है, बल्कि हम इससे non-mechanical work या useful work भी निकाल सकते हैं। In addition to predicting the spontaneity of a process, Gibbs energy change is also related to useful work other than pressure volume work that can be obtained from the system. It can be shown that Gibbs energy change of a process is equal to maximum possible work that can be derived from the process. इसके लिए हम first law of thermodynamics देखते हैं, जिसमें delta U Q minus W के बराबर होता है। तो Q is the heat absorbed by the system and W is the work done by the system, तब माइनस आता है। तो ये वर्क डन जो है ये दो तरह का हो सकता है, एक्सपेंशन वर्क एंड नॉन एक्सपेंशन वर्क। नॉन एक्सपेंशन वर्क जो है ये हम यूजफुल इफेक्ट्स डिराइव करने के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल वर्क। तो वर्क ड्यू टू एक्सपेंशन जो है उसको हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क या पी डेल्टा वी भी कहते हैं। तो हमारा डेल्टा यू का एक्सप्रेशन जो था क्यू माइनस डब्ल्यू, उसमें डब्ल्यू दो तरह के हैं, वर्क एक्सपेंशन, वर्क नॉन एक्सपेंशन।
तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस वर्क एक्सपेंशन माइनस वर्क नॉन एक्सपेंशन इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। इसमें से एक्सपेंशन वाला वर्क तो पी डेल्टा वी है, तो एक्सप्रेशन होगी क्यू डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी माइनस वर्क डन नॉन एक्सपेंशन। अब इन दोनों टर्म्स को अगर इधर ले जाए तो हमारे पास आएगा Q इज इक्वल टू डेल्टा यू, ये माइनस इधर जाके प्लस हो गया, प्लस पी डेल्टा वी प्लस वर्क डन इन नॉन एक्सपेंशन। लेकिन U प्लस पी डेल्टा वी क्या होता है? डेल्टा H, तो ये आ गया Q इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस वर्क डन इन नॉन एक्सपेंशन। अगर प्रोसेस रिवर्सिबली एट कांस्टेंट टेम्परेचर कैरी आउट हो रहा है तो डेल्टा S होता है Q रिवर्सिबल अपॉन T, या Q रिवर्सिबल होता है, T को इधर ले गए, T डेल्टा S। तो यहाँ अगर इस रिएक्शन को हम आइसोथर्मली रिवर्सिबली कर रहे हैं तो Q की जगह हम Q रिवर्सिबल भी लिख सकते हैं, और हमने कहा Q रिवर्सिबल T डेल्टा S के बराबर है, तो इसकी जगह T डेल्टा S भी लिख सकते हैं। तो इक्वेशन बन जाएगी T डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस वर्क डन इन नॉन एक्सपेंशन। वर्क डन को इधर ले जाते हैं, T डेल्टा S को इधर ले जाते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा H माइनस T डेल्टा S इज इक्वल टू माइनस वर्क डन इन नॉन एक्सपेंशन। लेकिन डेल्टा H माइनस T डेल्टा S क्या है? डेल्टा G। तो हमारे पास आ गया डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस वर्क डन इन नॉन एक्सपेंशन। यही हम कह रहे थे कि चेंज इन फ्री एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू वर्क डन इन नॉन एक्सपेंशन या यूजफुल वर्क। अब क्योंकि डेल्टा G नेगेटिव होना चाहिए तो माइनस साइन इधर ले गए, तो डिक्रीज इन फ्री एनर्जी विल रिजल्ट इन यूजफुल वर्क। सो decrease in free energy of a system during a process is a measure of maximum useful work done during the change. It is a measure of capacity to do useful work. If the work involved is electrical work, as in the case of electrochemical cells, then delta G is related to electrical work done in the cell. And अगर हमारे सेल का EMF E है और उसके अंदर n moles of electrons involved है, तो इलेक्ट्रिकल वर्क होगा माइनस डेल्टा G इज इक्वल टू NFE, या डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NFE। यहाँ n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, F फैराडे कांस्टेंट इक्वल टू 96500 कूलम्स है, और E EMF ऑफ द सेल है। तो यहाँ अगर ये सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट स्टैंडर्ड स्टेट में हो तो हम डेल्टा G नॉट standard free energy is equal to minus NFE naught. E naught is standard EMF of the cell. ये expression लिख सकते हैं। Standard Gibbs energy change क्या होती है? The change in free energy when all the reactants and products are in their standard states. किसी भी रिएक्शन की स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज को उसके स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स से निकाल सकते हैं। जैसे फ्री स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज फॉर अ रिएक्शन विल बी सिग्मा standard free energy of formation of products minus sigma standard free energy of formation of reactants. अब standard free energy of formation of substance क्या होता है? It is defined as the Gibbs energy change when 1 mole of the substance is formed from its elements in their standard states, और इसको हम डेल्टा G नॉट F से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने एंथैल्पी में किया था वैसे ही किसी एलिमेंट अगर वो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है तो उसकी स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन को 0 अज्यूम किया जाता है। तो इस तरीके से किसी भी रिएक्शन के प्रोडक्ट्स को हम प्लस कर लेंगे उसकी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी के फॉर्मेशन को, इसी तरह रिएक्टेंट्स को प्लस कर लेंगे, प्रोडक्ट्स में से रिएक्टेंट को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास उस रिएक्शन की एनर्जी चेंज आ जाएगी। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।